प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो प्यारे बच्चों आज अपन शुरू करेंगे अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें आप सबसे पहले वक्र क्या होता है, वक्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सरल वक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सरल वक्र। फिर खुली वक्र क्या होती है वो पढ़ेंगे, खुली वक्र। उसके बाद में पढ़ेंगे बंद वक्र क्या होता है, बंद वक्र। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बहुभुज, बहुभुज। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भुजाएं, भुजाएं, शीर्ष और विकिरण। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण, बहुभुजों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों चतुर्भुज से पहले अपन ये बातें पढ़ेंगे, वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, खुली वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है। उसके बाद में बहुभुज क्या होता है, बहुभुज का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, शीर्ष क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं, विकिरण क्या होता है। तो देखो सबसे पहले वक्र के बारे में आप समझो। वक्र तो देखो वक्र का आम भाषा में अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, वक्र का अर्थ होता है जो सीधा नहीं है। वक्र का अर्थ क्या होता है, जो सीधा नहीं है, जो सीधा नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। कहने का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो, वक्र किसको कहते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा हो। लेकिन आजकल क्या है, गणित की भाषा में जो सीधा होता है उसको भी अपन वक्र बोलते हैं। ये आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आजकल क्या है जो सीधा है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। अब देखो इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी। अब देखो जैसे ये बोर्ड है, ये आपके पास आपकी कॉपी का एक पेज है और आपके हाथ में क्या है, कलम है। तो इस कलम को अपन इस प्रकार से चला दिया, ये जो आकृति बन गई ना, ये आकृति क्या है, वक्र है। टेढ़ी मेढ़ी है कैसे भी चला दो। अब देखो इसको मैं इस प्रकार से सीधा भी चला सकता हूं, ये भी क्या है, वक्र है। या इसको अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये भी क्या एक वक्र है। अच्छा इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये भी क्या एक वक्र है। कहना मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो भी अपना आकृति बनाएंगे ना उसमें सीधी भी होगी, वो आकृति सब क्या है, वक्र होती है। समझ में आ गया यहाँ तक। वक्र का मतलब क्या है, जो भी आकृति अपन पेंसिल से बनाएंगे जिस प्रकार से भी, वो सब आकृति क्या होगी, वक्र होगी। पहली बात तो ये। अब देखो उसके बाद में क्या है, सरल वक्र क्या होता है। अब देखो मैं आपके पास 4-5 आकृति बनाता हूं। जैसे मान लो एक तो ये हो गई इस प्रकार से, दूसरी ये बना दी, तीसरी मैंने इस प्रकार से बना दी, और चौथी मैंने ये बना दी। ठीक है, 5वीं आकृति मैंने इस प्रकार से बना दी। अब आपके पास ये 5 आकृति है, ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, और ये हो गई चौथी, और ये हो गई 5वीं। अब इसमें आपको समझना है भी सरल वक्र क्या होता है। वक्र तो ये सभी है, यानी टेढ़ी मेढ़ी जो भी आकृति है वो क्या होती है, वक्र होती है। ठीक है, अब सरल वक्र क्या है। अब देखो ये जो पहली आकृति है यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म हो गई। अब इसी प्रकार ये भी आकृति एकदम से गोलाकार है। अब देखो पहली, दूसरी, उसके बाद में ये जो चौथी, ये तीनों आकृतियां क्या अलग अलग है। और ये जो आकृति कौन सी है, तीसरी और 5वीं, ये 2 आकृति अलग है। इसमें अपने को पहचान करनी है। तो देखो ये जो तीसरी आकृति है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे क्या है, मिल रही है। इसी प्रकार ये जो 5वीं आकृति, ये भी यहाँ पे क्या आपस में कट रही है।
मिल रही है, इस प्रकार से चल के रहे, इस प्रकार से गई, ये यहाँ आपस में कट रही है। तो ये जो आकृति जो आपस में कटती है उसको अपन सरल वक्र नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो सरल वक्र क्या होता है, जो स्वयं को नहीं काटती है, जो वक्र स्वयं को नहीं काटता। ये देखो कहीं भी नहीं काट रहा है, ये भी कहीं नहीं काट रहा है, ये भी क्या है कहीं नहीं काट रहा है। अब देखो इसमें आकृति 3 और 5 ये आपस में यहाँ कट रहे हैं, ये यहाँ कट गया और ये यहाँ कट गया। तो ये जो दोनों आकृतियां 3 और 5 ये आकृतियां क्या है, सरल वक्र नहीं है। और ये जो पहली, दूसरी और तीसरी जो आकृति है ये आकृति क्या है, सरल वक्र है। इसको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे ये बना लिया इस प्रकार से। ये कोई आकृति आपस में, ये भुजाएं आपस में नहीं कट रही है। समझ में आ गया ना। अगर इसको अपन इस प्रकार से बढ़ा देंगे, यानी इस प्रकार से कर दिया, तो ये आपस में यहाँ कट जाएंगे, तो ये क्या सरल वक्र फिर नहीं होगा। अगर सरल वक्र की अब अपन परिभाषा किस प्रकार से करेंगे, भी जो वक्र स्वयं को नहीं काटता है, सरल वक्र का मतलब क्या हो गया, जो वक्र स्वयं को नहीं काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरल वक्र बोलते हैं। जैसे ये नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, इसमें ये काट रहा आकृति 3 और ये काट रहा आकृति 5, तो ये जो दोनों आकृतियां ये सरल वक्र नहीं है। तो सरल वक्र को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जो वक्र स्वयं को नहीं काटता हो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल वक्र बोलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद में आता है खुली वक्र और बंद वक्र। अब देखो मैं आपके सामने 2 आकृतियां बनाता हूं, एक आकृति तो ये हो गई और एक आकृति ये हो गई, इस प्रकार से। अब दोनों वक्र है। अब देखो ये जो आकृति ये यहां से खुली है ना, इसका मतलब इस आकृति को अपन क्या बोलेंगे, खुली वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खुली वक्र, खुली वक्र। अब ये जो आकृति ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बंद वक्र, बंद वक्र। अब ये आकृति इस प्रकार से भी हो सकती है, ये भी चारों तरफ से बंद है। ये आकृति इस प्रकार से भी हो सकती है, ये भी चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बंद वक्र बोलते हैं। अब ये आकृति यहां से खुली, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, खुली वक्र। अब देखो ये जो बंद आकृति है ना, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। पहला भाग होता है जो बंद आकृति के अंदर, जैसे मान लो यहां कोई बिंदु है, इसका नाम मैंने ए दे दिया। दूसरा बिंदु यहां है जो वक्र के ऊपर स्थित है, इसको मैंने बी दे दिया। और तीसरा बिंदु यहां बाहर में स्थित है, इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो ये जो बिंदु ए है ना, ये क्या है, बंद वक्र के अंदर स्थित है। तो अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, या अंदर का भाग बोल दो, एक ही बात है। इसी प्रकार जो दूसरा भाग है वो इस सीमा के ऊपर स्थित है। सीमा का मतलब बाउंड्री, जैसे अपने विद्यालय की बाउंड्री होती है, इसी प्रकार अपने घर की 4 दीवारी होती है, या अपने खेत की जो बाड़ होती है, तो वो जो बाड़ या जो दीवार होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं परिसीमा। क्या बोलते हैं, परिसीमा। तो ये जो बी बिंदु है ना, ये वक्र की परिसीमा के ऊपर स्थित है। अब देखो उसके बाद का ये जो सी बिंदु है, ये इस वक्र के बाहर है। ये बिंदु सी कहाँ, वक्र के बाहर है। इस बिंदु की जगह का नाम क्या होगा, बहिर्भाग होगा। क्या भाग होगा, बहिर्भाग, या इसको बोलते हैं बाहरी भाग, एक ही बात है। समझ में आ गया ना। तो बंद वक्र में 3 पोजीशन हो गई, समझ में आ गया ना। एक तो अंदर वाला भाग, उसको अपन क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। वक्र के ऊपर का जो भाग होता है उसको परिसीमा बोलते हैं या बाउंड्री बोलते हैं। और जो बाहर का भाग उसको अपन क्या बोलते हैं, बहिर्भाग या बाहरी भाग। अब देखो ये जो अंदर का ये जो इस प्रकार से ये पूरा जो भाग है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं वक्र का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वक्र का क्षेत्र, यानी ये एरिया भी, इतना इसका क्षेत्र है, यानी इतना इसका एरिया है, कहना इतनी दूर में ये फैला हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया खुला वक्र और बंद वक्र। अब अपन पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब अपन बहुभुज को परिभाषित करेंगे। तो बहुभुज को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, तो उसकी परिभाषा है, ऐसी सरल
बंद आकृति, ऐसी सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, रेखाखंडों से बनी हो, उसे बहुभुज कहते हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। ऐसी सरल बंद आकृति या ऐसा सरल बंद वक्र बोल दो, ऐसा सरल बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये आकृति है, समझ में आ गया? अब ये आकृति क्या है? सरल है। सरल का मतलब इसमें ये स्वयं को आपस में कहीं भी नहीं काटती है, समझ में आ गया? दूसरे बात में ये बंद है, दूसरी बात क्या, ये बंद है, और आकृति ये है, ये वक्र ये है ही, और तीसरी बात ये रेखाखंडों से मिलकर बना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो आकृति उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। इस प्रकार की आकृति क्या बोलते हैं? बहुभुज। जो केवल रेखाखंडों से सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभुज। अब देखो, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, या ये इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये सब आकृतियां क्या है? ये बहुभुज है। क्यों है? क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति है, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही है। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ये बहुभुज है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी, समझ में आ गया? अब इसमें ये जो ए, बी और बी, सी और ये सी है, ये तीन क्या होती है? इसमें भुजाएं हो गई। ये जो ए बी है ना, एक तो ये हो गया ए बी, उसके बाद दूसरा कौन सा है? बी सी, और तीसरा कौन सा है? सी ए। ये तीन क्या होगी? बहुभुज की भुजाएं होगी। यानी जो रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनता है, उन रेखाखंडों को हम क्या कहते हैं? बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। समझ में आ गया ना? बहुभुज की भुजाएं क्या होती हैं? जो रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनता है, उन रेखाखंडों को ही हम बहुभुज की क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, उसके बाद में शीर्ष क्या होता है? अब जैसे एक भुजा ये है ए और बी, इसी प्रकार दूसरी भुजा है बी और सी। अब ये दोनों भुजाएं यहां मिल रही हैं, दोनों भुजाएं क्या है? यहां मिल रही हैं। तो ये बी क्या है? ये बी है शीर्ष, इसको अपन क्या बोलते हैं? शीर्ष। यानी जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। अब इसी प्रकार देखो, ये भुजा बी सी और ये भुजा क्या है? सी ए, ये यहां मिल रही है, तो ये बिंदु सी है, क्या है? ये भी एक शीर्ष है, सी बिंदु भी क्या है? एक शीर्ष है। इसी प्रकार देखो, ये सी ए और ए बी ये यहां मिल रहा है, तो यानी ये बिंदु ए क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? शीर्ष हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जहां भी ये रेखाखंड, दो रेखाखंड आपस में जिस बिंदु पे मिलते हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो इस बहुभुज में भुजाएं कितनी हो गई? ए बी, बी सी और सी, ये तीन हो गए। शीर्ष कितने हो गए? ए बी और सी, तीन हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, अब उसके बाद में अपन विकिरण समझेंगे। विकिरण क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक बहुभुज है, इस प्रकार की आकृति, ये क्या होती है? बहुभुज है, एक सरल बंद आकृति है। समझ में आ गया ना? इसको हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं, जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी है। इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। यानी ए, बी, सी, डी आपके पास एक बहुभुज है। तो बहुभुज में इसमें भुजाएं कौन कौन सी होगी? एक तो होगी ए बी, दूसरी होगी बी सी, और तीसरी होगी सी डी, और चौथी होगी डी और ए। ये चार क्या होगी? इस बहुभुज में भुजाएं होगी। जहां पर दो भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष।
इसका मतलब शीर्ष इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, ए बी सी और डी, 4 ही क्या हो गए इसमें शीर्ष हो गए, 4 ही क्या हो गई भुजाएं होगी। अब अपने को विकिरण क्या है उसका पता करना है। अब देखो एक शीर्ष ये ए, दूसरा ये बी, तीसरा ये सी, चौथा क्या है डी। अब देखो ए और सी दोनों आमने सामने शीर्ष है, ए और सी क्या दोनों आमने सामने। इसी प्रकार बी और डी भी दोनों क्या आमने सामने शीर्ष है। तो आमने सामने के शीर्षों को अपन इस प्रकार से मिला देंगे, मिला दिया। इसी प्रकार बी और डी को इस प्रकार से मिला दिया, यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है या जो आकृति अपने को प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। तो विकिरण क्या हुआ, सम्मुख शीर्षों को यानी आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। अब इसमें विकिरण क्या हो जाएगा, ए सी, एक विकिरण तो ये हो गया ए सी। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, बी और डी, दूसरा विकिरण हो गया बी और डी। इस प्रकार से अपने को विकिरण खींचने, यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण। अब देखो, अब एक बात और देखो, आसन भुजाएं और होता है, एक नाम और है आसन भुजाएं, आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं भाई, ए जैसे मान लो ये भुजा है ए और बी, ये यहाँ ए से शुरू हुई और बी पर खत्म हो गई। अब दूसरी भुजा ये बी सी, ये यहाँ बी से शुरू हुई है, कहने मतलब जहां पर एक भुजा खत्म हो और दूसरी भुजा शुरू हो तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, आसन भुजाएं होती हैं। ये दोनों भुजाएं क्या होती है आपस में, आसन भुजाएं। तो इसमें आसन भुजाएं कौन कौन सी हो गई, ए बी और बी सी, ये आसन भुजाएं हो गई। इसी प्रकार ये जो भुजा है ये यहां से स्टार्ट हुई तो दूसरी यहां से शुरू हो गई, तो ये भुजा कौन सी हो गई, सी, सी डी और डी ए, ये भी आपस में क्या है, आसन भुजाएं, यानी आसन भुजाओं का जोड़ा हो गया। समझ में आ गया ना। तो आसन भुजाएं आपको समझ में आ गई ना, जहां से एक भुजा खत्म हुई वहीं से दूसरी स्टार्ट हो गई। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, यानी इन दोनों का एक बिंदु है ना, वो एक बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। समझ में आ गया ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आसन भुजाएं बोलते हैं। अब देखो, जैसे आपको विकिरण, ये तो एकदम सीधा विकिरण है, इसमें 4 भुजाएं दे रखी हैं तो आमने सामने के शीर्षों को मिला दिया। अब जैसे मान लो आपके पास 5 भुजाएं दे रखी हों इस प्रकार से, 1 2 फिर 3 और 4 और 5, इस प्रकार से एक बहुभुज है जिसमें 5 भुजाएं हैं। समझ में आ गया ना। मैं इसका नाम दे देता हूं, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब इसमें अपने को विकिरण निकालने हैं। ये तो एकदम सीधा था, इसमें 4 बिंदु दिए गए, सम्मुख शीर्षों को मिला दिया, विकिरण प्राप्त हो गए। अब इसमें आप विकिरण किस प्रकार से प्राप्त करोगे, तो इसमें क्या करना है, अब जैसे ये 2 भुजाएं हैं ए बी और बी सी, समझ में आ गया ना, ये आसन भुजाएं होगी, ये क्या होगी, आसन भुजाएं। इसमें ये ए और जो बी है ना, ए और बी, इसको हम क्या बोलते हैं, आसन शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसन शीर्ष, आसन शीर्ष। तो इसके अपन विकिरण किस प्रकार से निकालेंगे, इन आसन शीर्षों को अपने को छोड़ना है। अब देखो, जैसे मान लो ए से चले तो बी बिंदु को छोड़ दो, सी को मिला दो, एक विकिरण ये प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। अब देखो, दूसरी आसन भुजा अपन ये लेंगे बी सी और सी डी, बी सी यानी ये ले लिया और ये ले लिया, तो यहां से चले थे, इसको छोड़ दो, इस आगे वाले बिंदु को मिला दो, एक विकिरण ये हो गया। अब देखो, इसी प्रकार एक भुजा ये और ये, एक भुजा ये, इसमें यहां से चले थे, इसको छोड़ दो, यानी एक बिंदु को छोड़ के आगे वालों को मिला दो, एक विकिरण ये हो गया। अब अपन यहां से चलेंगे डी से, तो डी से ई आए और ई से, यानी इसको ई को छोड़ दो, तो इसको इस प्रकार से ए से मिला दो, एक विकिरण ये होगा। फिर अपन यहां से चलेंगे, नहीं यहां से चले ना, उसके बाद हम यहां से चलेंगे, देखो ए और ई, इसको ये 2 हो गए ना, कौन कौन से, जैसे यहां से चले सी डी और ई, अब क्या करेंगे डी ई और ए, इसको मिला देंगे। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, ई ए बी यानी इसको मिला देंगे इस प्रकार से। यानी अगर 5 भुजाओं वाला हो, 6 भुजाओं वाला हो या 7 भुजाओं वाला हो, तो उसके अपन विकिरण के लिए क्या करेंगे, जो आसन शीर्ष है ना
उन आसन शीर्षों को छोड़ के बाकी शीर्षों को अपन मिलाते चलेंगे तो अपने को विकिरण प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जो आकृति थी ये एकदम 4 भुजाओं वाली थी, इसमें अपन ने क्या किया था, समूह शीर्षों को मिला दिया। अब जैसे जैसे मतलब अपन यहाँ से चले ए और बी, तो बी को छोड़ के सी से मिला दिया, फिर चले सी डी और ई, यानी अब अपन दोबारा से बी से चले बी सी और डी, यानी सी को छोड़ के डी को बी से मिला दिया, तो ये जो 2 विकिरण आपको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार इसमें ये अपने को 5 विकिरण प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपको विकिरणों को इंगित करना या रेखांकित करना है। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण, यानी बहुभुजों का अपन नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, जिसमें अगर 3 भुजाएं होती हैं, जिस बहुभुज में 3 भुजाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति इस प्रकार से होती है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, या इसको इस प्रकार से कर लो, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। समझ में आ गया ना। जो 3 भुजाओं वाली आकृति उसको, उस बहुभुज को हमने क्या नाम दिया है, त्रिभुज। इसी प्रकार जिसमें 4 भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। 4 भुजाओं वालों क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज की आकृति इस प्रकार से होगी, 1 2 3 और 4, या इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, 1 2 3 और 4। ये जो इस प्रकार की आकृति उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो देखो इस अध्याय में अपने को क्या है, चतुर्भुज के बारे में ही विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब इसी प्रकार जैसे मान लो जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पंचभुज। 5 भुजाओं वाली आकृति क्या बोलते हैं, पंचभुज। जैसे मान लो ये आकृति है, 1 भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई, 3 भुजा हो गई, 4 भुजा हो गई और 5 भुजा हो गई। इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, पंचभुज। इसी प्रकार से जिसमें 6 भुजाएं होगी उसको षटभुज बोलेंगे, 7 भुजा वाले को सप्तभुज बोलेंगे। इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो अपने को इसमें किसका अध्ययन करना है, 4 भुजाओं वाली आकृति यानी चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करना है। अब अपन बहुभुज के प्रकार में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल क्या होता है, उसके बाद में अवतल क्या होता है। अब देखो मैं आपके पास 2 प्रकार की आकृतियां बनाता हूं। एक तो ये हो गई, एक मान लो ये आपके पास 2 आकृति है। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिस बहुभुज के विकिरण उसके अंदर स्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। जैसे आपके पास ये बहुभुज है, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब इसके विकिरण किस प्रकार से होंगे, यहां से चलेंगे, इस बिंदु को छोड़ दो, आगे वाले बिंदु को मिला दो, फिर यहां से चलेंगे, इस बिंदु को छोड़ दो, आगे वाले बिंदु को मिला दो। अब ये 2 विकिरण हो गए। अब ये 2 विकिरण है, ये इस बहुभुज के अंदर वाले यानी अभ्यंतर वाले भाग में स्थित है। तो ये इस प्रकार की जो आकृति उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज। जिस बहुभुज के विकिरण उस बहुभुज के अंदर हो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल। यानी इस सब टॉपिक में इस प्रकार के जो बहुभुज है उसी का हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, अब देखो ये जो अवतल बहुभुज है इसको हम नाम देंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस प्रकार से नाम दे दिया। अब देखो इसके हम विकिरण निकालेंगे। जैसे यहां से चलेंगे, इस बिंदु को छोड़ दिया, इसको मिला दिया। अब फिर यहां से चलेंगे, इस बिंदु को छोड़ दिया, इसको मिला दिया, इसको और इसको मिलाएंगे, तो ये भाग कहाँ गया, बहुभुज के बाहर आ गया। समझ में आ गया ना। तो जिसके विकिरण बहुभुज के बाहर स्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल बहुभुज बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो टाइप है उसका हम अध्ययन इसमें नहीं करेंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, उत्तल बहुभुज यानी जिसके विकिरण बहुभुज के अंदर स्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज। इस प्रकार के अपने यहाँ इसमें अध्ययन करेंगे। अच्छा, उसके बाद में होता है समबहुभुज। कौन सा होता है, समबहुभुज। और एक होता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। अब देखो सम बहुभुज क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट, सम यानी समान, जिसमें पहली बात तो भुजाएं समान हो। क्या समान हो, भुजाएं।
और दूसरी बात कोण समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहुभुज। जिसमें भुजाएं भी क्या हो, समान हो, कोण भी क्या हो, समान हो। तो ये दोनों चीजें किस में समान होती है बच्चों, याद है आपको, आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, वर्ग किस में समान होती है, वर्ग में। यानी वर्ग एक समबाहुभुज होता है। वर्ग की आकृति अपन इस प्रकार से बनाते हैं जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, ये और ये, यानी चारों भुजाएं समान होती हैं। पहली बात तो यानी सब भुजाएं क्या होती हैं, समान। उसके बाद में ये जो कोण दिया गया है, प्रत्येक कोण ये भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया ना। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है, उसको हम समबाहुभुज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं और सब कोण बराबर होते हैं। अब दूसरा देखो, विषम बहुभुज। विषम क्या होता है, जिसमें कुछ भी बराबर नहीं है, सब अलग अलग हो। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना दिया। अब इसे मान लो जैसे ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा होगी 7 सेंटीमीटर और ये भुजा होगी 8 सेंटीमीटर। देखो अब इसमें तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, यानी कोई भुजा बराबर नहीं है, यानी तीनों विषम है। अलग अलग का मतलब तीनों क्या है, विषम है। इसी प्रकार जैसे मान लो ये कोण दे दिया आपके पास 60 डिग्री का, अब ये कोण दे दिया आपके पास 70 डिग्री का, और ये कोण दे दिया आपके पास 50 डिग्री का। अब ये तीनों कोण भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये मैंने सोच के इसलिए लिखा है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा नहीं होता है। जैसे मान लो ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, कहने वाला तीनों कोण अलग अलग है और तीनों भुजाएं भी क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के अपना बहुभुज को क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज बोलते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है ना, उसको विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये इस प्रकार का उदाहरण है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग होती हैं और इसी प्रकार तीनों कोण भी अलग होते हैं। अरे बच्चों, अब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इससे पहले वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, भुजाएं, शीर्ष, विकिरण, ये सब मैंने आपको बता दिए। अब अपन चलेंगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से बनी आकृति, चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, एक ही बात है। अब देखो जैसे मान लो चार भुजाएं ये होगी इस प्रकार से, या इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, या इसकी आकृति इस प्रकार से भी हो सकती है। ये जो सब आकृतियां, ये किसकी आकृति है, ये चतुर्भुज की आकृति। समझ में आ रहा है। कहने वाला चतुर्भुज में चार भुजाएं होगी, क्या हो गए, चार भुजाएं। अब ये ए बी, बी सी, सी डी और डी है, ये चार भुजाएं होगी। अब ये 1 2 3 और 4, चार ही क्या हो गए, शीर्ष बिंदु हो गए, और चार ही क्या हो गए, कोण हो गए। समझ में आ गए। अब देखो चतुर्भुजों के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहला है समांतर चतुर्भुज। पहला कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। तो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पीछे की क्लासों में 6वीं में 7वीं में आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, समांतर या बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये चतुर्भुज आपके पास,
जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। अब इसमें क्या है, आमने सामने ये भुजा कौन सी है, ये ए बी और ये क्या है, सी डी है, तो यानी ए बी समांतर सी डी। अब ये जो निशान इस प्रकार से लगाया ना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। इसमें ए बी समांतर क्या है, सी डी, इसको इस प्रकार से मैंने इंगित कर दिया। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा कौन सा है, बी सी समानांतर ए डी, यानी बी सी समानांतर ए डी। अब इस प्रकार से आमने सामने भुजाएं समांतर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखो इसके जो विकिरण होते हैं, अब जैसे मान लो ए बी और सी, विकिरण कौन सा हो गया, एक तो ये होगा ए और सी, और दूसरा कौन सा हो गया, बी और डी। अब ये दोनों क्या है, विकिरण है। अब ये दोनों विकिरण है, ये क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, इस बिंदु पे दोनों विकिरण आपस में मिल गए, यानी प्रतिच्छेद कर दिया। तो इस बिंदु से मिलने से क्या है, ये जो विकिरण ये दो बराबर भागों में बंट गया। जैसे मान लो ये पूरा विकिरण कितना था, 5 सेंटीमीटर था, कितना था, 5 सेंटीमीटर, तो ये 2.5 इधर रह गया और 2.5 ही इधर रह गया। इसी प्रकार जैसे मान लो ये विकिरण पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो 4 ये इधर रह गया और 4 ये इधर रह गए। कहने मतलब समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है या बराबर होती है, और विकिरण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। उसके बाद दूसरा है समलंब चतुर्भुज। दूसरा कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिस चतुर्भुज में एक युग्म समांतर हो। एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, समझ में आ गया ना। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें एक युग्म भुजाओं का समांतर हो, बराबर नहीं होता, समांतर होता है। अब देखो जैसे मैं इसकी आकृति यहां बनाता हूं इस प्रकार से, ये आकृति मान लो, इसका नाम है ए बी सी और डी। अब देखो इसमें ये जो ए बी है और ये डी सी, ये आपस में क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या था, इन आकृतियों को अपन इन रेखाखंडों को आगे इस प्रकार से बढ़ाएंगे, कितना ही बढ़ा देंगे आपस में क्या है, मिलेंगे नहीं। जिस प्रकार से अपने रेल की पटरियां होती है ना, उनके बराबर दूरी से वो क्या है, चलती रहती है, एक समान दूरी से। तो उसी प्रकार से समांतर क्या होता है, जब दोनों को अपन कितने आगे बढ़ाएं, उनके बीच की दूरी है ना, वो दूरी क्या हमेशा एक जैसी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। इसमें क्या, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो इस समलंब चतुर्भुज समानांतर कौन सी होगी, ए बी समानांतर सी डी, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है। ये भुजाओं का जोड़ा क्या है, समानांतर है। तो समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसमें एक भुजा का जोड़ा क्या है, समांतर। अब देखो ये जो बाकी अलग अलग है ना, ये भुजाएं ये अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो ये होगी 5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये होगी 7 सेंटीमीटर। तो बाकी की जो दो भुजाएं होती है वो क्या है, अलग अलग नाप की होती हैं, और एक भुजाओं का जोड़ा यानी आमने सामने की एक भुजा ये क्या है, समांतर होती है, यानी इनकी ये आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं। अब इसको अपन इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो अब मैं आपको यहाँ एक आकृति बना लेता हूँ, जैसे ये एक आकृति है, इसी को यहाँ बना देता हूँ। ये आकृति आपके पास है, समलंब चतुर्भुज है। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब देखो इसमें ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है, यानी ए बी समानांतर किसके है, सी डी के। अब बाकी की ये जो दो भुजाएं ये अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो ये होगी 7 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये होगी मान लो 5 सेंटीमीटर, यानी बाकी जो दो भुजाएं वो क्या है, अलग अलग नाप की होती हैं। तो इन भुजाओं को अपन बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से इस बिंदु से ये नीचे वाली जो समांतर भुजा उसके ऊपर लंब डाल देते हैं। अब लंब डालने से क्या, ये जो इधर का भाग है, जैसे मान लो यहाँ बिंदु ई रख दिया, यानी सी से और ई सी ए का अपने लंब डाल दिया। अब लंब डालने से क्या है, ये जो भुजा नीचे वाली है ये दो भागों में बट गई। तो ये जो ये भाग रहा है ये इस भुजा के अब बराबर हो गया, समझ में आ गया। और ये भुजा अलग हो गई। जैसे मान लो ए बी आपके पास पूरा दे दिया कि ए बी बराबर है 17 सेंटीमीटर, कितना है,
17 सेंटीमीटर, और ये भुजा मान लो आपके पास कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंब डाला है ना इसके सीधाई में, तो ये कितनी होगी अब 12 सेंटीमीटर होगी। बाकी ये जो भुजा बची है ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार से अगर भुजाओं का मान दिया होता है तो उसको अपन इस प्रकार से फिर इसका मान निकालेंगे। अब देखो इसके बाद में तीसरा है समचतुर्भुज। तीसरा कौन सा आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कौन सा होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। समचतुर्भुज कौन सा होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। इस प्रकार से जैसे मान लो ये जो आकृति है, जैसे मान लो ये है ए बिंदु, ये बी और ये सी और ये डी। अब देखो इसमें ये चारों भुजाएं होती हैं, ये चारों भुजाएं बराबर नाप की होती हैं। इस प्रकार की आकृति को अपन क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। अब देखो इसके जो विकीर्ण होते हैं, विकीर्ण क्या हो गया ए से सी को मिला दिया, इसी प्रकार बी को डी से मिला दिया। अब ये जो दो विकीर्ण है ये दोनों विकीर्ण एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। जब दो विकीर्ण या दो रेखाखंड इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लंब हो तो ये जो कोण बनाती हैं वो कोण हमेशा 90 डिग्री का बनाती हैं। कितने डिग्री बनाते हैं 90 डिग्री का बनाती है। इसलिए इन दोनों रेखाओं आपस में अपन लंब रेखाएं भी कहते हैं। तो जो समचतुर्भुज है उसके विकीर्ण क्या है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस बिंदु पे क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और उसके बाद में जो विकीर्ण समद्विभाजित होने से ये विकीर्ण भी क्या दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। इस प्रकार से चतुर्भुज 3 टाइप के होते हैं, समांतर, समलंब और समचतुर्भुज। अब देखो उसके बाद में आयत होता है, ये तो आपने पीछे क्लासों में पढ़ा है। इसी प्रकार वर्ग होता है, वो भी आपने पढ़ लिया। अब देखो एक जो पतंग होता है जो आप दिन रात उड़ाते रहते हो, आपको ध्यान है पतंग का, पतंग क्या होता है। तो देखो पतंग की जो आकृति होती है ना इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से क्या होती है पतंग की आकृति होती है। वो भी क्या एक चतुर्भुज के प्रकार में आती है। तो पतंग की आकृति में क्या होता है, जैसे मान लो ये आकृति, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। इसमें ये जो आसन भुजाएं होती है, जैसे मान लो ये एक आसन भुजा ये हो गई ए बी और ए डी। इसी प्रकार दूसरी आसन भुजा ये हो गई बी सी और सी डी। यानी पतंग में क्या है जो आसन भुजाएं होती हैं वो क्या है बराबर होती हैं। आसन भुजाएं कौन सी होती है जिन भुजाओं का सिर से एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं आसन भुजाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का अपना चैप्टर है वो चतुर्भुज के संबंधित था। अब अपन इससे आगे वाली क्लास में इसके अभ्यास जो 3.1 है वो करेंगे। धन्यवाद।